हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एग्जाम स्टडी। सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। डीएलएड से रिलेटेड होगा। और डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जो आपका मैथ का पेपर है उससे रिलेटेड होगा। तो जिन अभ्यर्थियों का बैक लगा है वो मैथ का पेपर को ज़रूर देखें, या जो लोग फ्रेश कैंडिडेट हैं, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो लोग भी ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। तो एक बार सभी लोग पहले शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जितने भी आपके भाई बहन मित्र हैं सभी लोग आके जो है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बहुविकल्पी होंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, तो 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, तो 10 कलमों का मूल्य क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 6 कलमों का मूल्य जो है 24 रुपया बता रहा है। तो 24 रुपया क्या है, तो ये 24 को क्या करेंगे हम, जो ये जो आपका प्राइस दिया है, इस प्राइस को हम लोग 24 को 6 से भाग दे देंगे। तो 6 चौको 24, तो 10 चौको 40, और इसको हम लोग 10 को, ये जो आपको 10 कलम दिया है, इस 10 कलम को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका आया है ये। तो यहाँ पे जब हम लोग देखिए, यहाँ पे जब हम लोग 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कलम का मूल्य आ जाएगा। तो 6 चौको 24, एक कलम का मूल्य कितना हो गया, 4 रुपया। तो 10 कलम का मूल्य से हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 गुणे 4 इक्वल टू 40। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 40 आंसर आएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 40 होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, और लाइक ज़रूर कर देंगे। सभी लोग लाइक ज़रूर कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, 5 मजदूर की मजदूरी 1250 रुपये है। 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पे दे रहा है 5 मजदूर जो हैं उनकी मजदूरी 1250 रुपये है। तो जब 5 मजदूर की मजदूरी 1250 रुपये है, तो हमें एक मजदूर की मजदूरी निकालना है। तो 1250 भाग्य 5 कर देंगे, तो यहाँ पे एक मजदूर की मजदूरी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कटाएंगे, तो यह 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 12, 2 बचा 25 हो गया, 5 पचे 25, जीरो। यानी 250 रुपया एक मजदूर की मजदूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 250 रुपया। अब 250 रुपया जब एक मजदूर की मजदूरी हो गई, तो हमें 8 मजदूर की मजदूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 8 मजदूर की मजदूरी आपको ज्ञात करनी है। तो 250 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2000 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2000 इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे समानुपात के बाह्य पदों तथा मध्य पदों का गुणनफल का संबंध होता है। बराबर होता है, आधा होता है, चौथाई होता है, या तिहाई होता है। तो जो समानुपात होता है उसके बाह्य पदों एवं मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, आपको बताना है। तो ये बराबर होता है। बाह्य पदों और मध्य पदों का गुणनफल जो उसका होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। समानुपात में कितने पद होते हैं, तो समानुपात में कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी देखेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपका जो है डीएलएड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। डीएलएड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब लोगों को फास्ट रिवीजन करना है। जब आप लोग फास्ट रिवीजन करेंगे तो आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस को देख लेंगे, और आपको जल्दी से क्वेश्चंस याद भी होंगे। वीडियो देखने से क्वेश्चन क्या होता है, तैयार होता है। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए 6 किताबों का मूल्य, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, 6 किताबों का जो मूल्य है वो 24 रुपये है। तो 7 किताबों का मूल्य क्या होगा। तो हम लोग 6 को क्या करेंगे, 24 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 24 भागे 6 करेंगे, 24 भागे 6 करेंगे तो 6 चौको 24, 4 रुपया एक किताब का मूल्य आ गया। अब हम लोग को 7 किताब का मूल्य ज्ञात करना है। एक किताब का मूल्य 4 रुपया है, तो 7 किताब का मूल्य कितना होगा। तो 7 गुणे 4 कर देंगे, तो 7 चौक 28, यानी कितना रुपया हो जाएगा, 28 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 2/3 के भाग के ऊपर 5, इसका अर्थ क्या है।
इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका अर्थ जो हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, ये 2/3 लिखते हैं, इसके ऊपर अगर 5 कर देते हैं तो ये क्या आएगा, अगर हम लोग इसको ऊपर ये पावर को हटाएंगे तो ये क्या आएगा, ये पावर 2 पे भी आ जाएगा और ये पावर किस पे आ जाएगा, 3 पे भी आ जाएगा। तो ये 2 के पावर 5/3 के पावर 5 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7, ये 3 बार 4/7 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये सेम है 7 नंबर। तो यहाँ पे 4/7 के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3। ये 3 बार जब गुणा है तो ये 3 लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुत सही होगा। एक बार आप लोग लाइक कर दे, जितने भी लोग लाइव है एक बार लाइक ज़रूर कर दे और शेयर ज़रूर कर, ताकि और सारे मित्र आपके आ जाएं। देखिए बैंकों का जो बैंक का है वो किस नाम से जाना जाता है, यानी ये पूछ रहा है कि जो विश्व में सभी बैंकों को गवर्न करता है, सभी बैंकों को गवर्न करता है, वो कौन सा बैंक होता है। तो जो बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसका आरबीआई यानी सभी बैंकों को ये गाइड करता है। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, दोनों। तो राष्ट्रीयकृत बैंक यानी जो हमारे पूरे राज्य में फैला है उसे ही राष्ट्रीयकृत करते हैं। तो ये पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक, यानी इसका आंसर 100 होगा। केंद्रीय बैंक कौन है, केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, या जिला सहकारी बैंक, या ग्रामीण बैंक। तो जो केंद्रीय बैंक होता है वो क्या होता है, तो केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई क्या होता है हमारा, रिजर्व बैंक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक का खाता किस प्रकार का है, बचत खाता, चालू खाता, समावधि खाता, या सभी। तो जो बैंकों में खाता खोला जाता है ये तीनों प्रकार के खाते खोले जाते हैं। तो इसका आंसर डी सही होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि अल्प अवस्था व्यक्ति का खाता अल्प वयस्क का खाता कहलाता है, यह व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए अल्प वयस्क का मतलब क्या होता है, अल्प वयस्क माने जो 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्प वयस्क कहते हैं। तो यानी 12 वर्ष से अगर आप ऊपर हैं तो अल्प वयस्क में आपका खाता खुल सकता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। और जो वयस्क मनुष्य होता है वो कितना होता है, 18 वर्ष से अगर आप ऊपर हो जाते हैं तो आपका परमानेंट खाता खुलता है। और अगर आप अल्प वयस्क हैं तो 12 वर्ष के ऊपर अगर आप हैं तो आप अल्प वयस्क, और 18 वर्ष से नीचे हैं तो अल्प वयस्क खाता खुलेगा। और जब आप 18 वर्ष की एज में आप हो जाएंगे तो आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा, केवाईसी करवा के आप वयस्क खाता करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये किसका सूत्र है, तो ये साधारण ब्याज का सूत्र है। किसका सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा। तो चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का जो मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है तो 15 का मैं क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन है, मैं आगे बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को आगे कुछ देर में अभी बताऊंगा इसको। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है आपका, 1 है। इसको मैं आपको बता दूं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2000 का 10% वार्षिक ब्याज। तो ये आपका मूलधन क्या है, मूलधन आपका है 2000, मूलधन है आपका 2000, ब्याज आपका है यानी ब्याज दर आपका क्या है, दर आपका जो है वो क्या है 10% है आपका। और जो आपका समय है वो क्या है 1 वर्ष है। तो समय क्या है 1 वर्ष है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, मूलधन, चक्रवृद्धि मूलधन गुणे 1
प्लस दर आर बट्टा 100 के पावर समय टी होता है। तो मूलधन आपका 2000 गुणे 1 प्लस आर कितना है आपका 10 बट्टा 100 के पावर वर्ष 1 है। तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो ये ऊपर कट जाएगा। तो 2000 गुणे 10 से कम है 10 एक 11 बट्टा 10। तो जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 205। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका बहुत सही होगा। चलिए, पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो किसी संख्या का घन उस संख्या की पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये द हो जाएगा। सभी पूर्ण घन संख्या मतलब क्या होता है, अगर ये यहाँ पे 8 रहता है तो 8 क्या है, घन संख्या है, यानी 2 के पावर 3, ये क्या है, घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो इसमें से किसी का घन नहीं हो सकता है, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या का घन उस संख्या के कितनी घात होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। घन की घात पूछ रहा है, तो यानी अगर हम 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, तो ये इसका घन के पावर कितना है, 3 होता है, यही घात पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 किस संख्या का घन है, तो 27 किस संख्या का घन है आपको बताना है। तो 3 का घन है, 3 के पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 होता है। 3 के पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, 27 होता है। तो ये 3 का घन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, समुच्चय जो होता है a इक्वल टू 13579 में समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों की संख्या क्या होगी, 5, 6, 3 या 4। तो इसका आंसर अवयव क्या होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5, यानी इसमें a के पावर इसमें कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। समुच्चय f इक्वल टू 2 में समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। तो इसमें f इक्वल टू 2 में अवयवों की संख्या क्या है, 1 है, तो इसका आंसर 1। अवयव मतलब क्या है, इसमें कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इसमें कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, एक संख्या लिखी हुई है, तो 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय जी में समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा है, तो ये 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय a इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 में कितने अवयव है, तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। यहाँ पे डॉट 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 का मतलब क्या है, इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट में कितनी संख्याएं आती हैं, अनंत संख्याएं आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी है, समुच्चयों के अवयवों की संख्या कितनी है। तो 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय की अवयवों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1। अभाज्य संख्या देखिए 9 के बाद क्या आ जाएगा आपका 11 ही तो अभाज्य संख्या आएगा, उसके बाद आपका 12। तो इन 9 और 12 के बीच में क्या कौन सी अभाज्य संख्या है, बस एक अभाज्य संख्या है, क्या 11। तो इसका आंसर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाई किस समुच्चय को दर्शाता है। फाई जो होता है वो किस समुच्चय को दर्शाता है, एकल समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को, या परिमित समुच्चय को, अपरिमित समुच्चय को। तो जो हम लोग फाई लिखते हैं, फाई जो होता है क्या रिक्त समुच्चय को दर्शाता है। क्या कौन सा समुच्चय को दर्शाता है, रिक्त समुच्चय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित या अपरिमित। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है आपके यूपी डीएलएड के एग्ज़ाम में, यूपी डीएलएड के एग्ज़ाम में आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा है कि 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। सरल ब्याज पूछ रहा है, यानी साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो मूलधन दिया है वो क्या दिया है, मूलधन आपका 2000 दिया है, दर आपका जो है वो कितना है, 5% है, ये दर है, ये आपका मूलधन है, और ये जो समय दिया है वो कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है समय। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100।
तो यहाँ पे जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन क्या है, 2000 है, 2000, 2000 गुणे 5 गुणे 2/100। तो अब इसको हम 100 से यह क्या करेंगे, 2 जीरो काट देंगे। 5 दूना 10 होता है, 20 गुणे 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10 इक्वल टू 200। यानी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 आंसर आएगा, इसका आंसर 200 आएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, ये तीनों गलत है, तीनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200। इसका आंसर क्या आएगा, 200 आंसर आएगा इसका। चलिए 36 का आंसर जो हो जाएगा वो 200 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 संबंधे 8 संबंधे 18 संबंधे x का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये समानुपात का क्वेश्चन है। समानुपात का क्वेश्चन में क्या होता है कि 16 संबंधे 8 संबंधे 18 संबंधे x, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समानुपात में क्या होता है, ये दो बीच की संख्या होती है, इसका इसमें गुणा, और जो बाहर की संख्या होती है उसका उसका गुणा होता है। तो यहाँ पे 16, अब हम ऊपर गुणा करते हैं, देखिए 16x 16x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 गुणे 8, 18 गुणे 8, 16x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 गुणे 8। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 18 गुणे 8 अपन 16 कर देंगे। तो 8 का में 8, 8 दूना 16, 2 9 18, यहाँ पे 9 आंसर आएगा इसका। और यहाँ पे इसका क्वेश्चन में इसका विकल्प जो है गलत दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है। वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है, परिधि या व्यास। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिज्याखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 5xy प्लस 4xz प्लस 5x³ में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ मतलब क्या पूछ रहा है, उभयनिष्ठ माने अगर इनमें हम लोग किसी को कॉमन करते हैं तो कौन सा ऐसा कॉमन होगा जो तीनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो x है, देखिए यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 5xy में यहाँ पे x है, 4xy में यहाँ पे x है, और 5x³ में x है, यानी इन तीनों में x है, लेकिन y केवल एक में है, z केवल एक में है, और q केवल एक में है। तो यहाँ में जो उभयनिष्ठ की बात कर रहा है, यानी कौन सा उभयनिष्ठ मतलब क्या हो जाएगा आपका, कौन सा कॉमन होगा, तो यहाँ पे x आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे a होगा। किसी घनाभ के शीर्ष जो होता है वो क्या होता है, 12, 6, 8 और 5। घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं, तो घनाभ के जो शीर्षों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/10। कितनी होगी, 7/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि x² प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड होगा। x² प्लस x 1/4 का गुणनखंड होगा। तो कौन सा गुणनखंड होगा इसका, 142 का आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो गुणनखंड की बात कर रहा है, तो इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ये x² है, x² प्लस x, लेकिन 1/4 जो है इसमें क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर ये होगा, 1/2 का होल स्क्वायर होगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो देखिए अब ये क्या हो गया, अब ये एक a² प्लस 2ab प्लस b² बन गया, a² प्लस 2ab प्लस b² ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग x² करेंगे प्लस x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ये टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1/2 और टोटल का होल स्क्वायर। इसका आंसर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 3/4 के होल स्क्वायर
इंटू 3/4 के होल 10 इंटू 3/4 के भाग्य 3/2 के यहाँ पे 8 दिया है। अब इसको हम लोग बताना है क्या इसका आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए 3 के 9, यहाँ पे आप गुणा करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे देखिए जब गुणा होता है तो क्या होता है, घात जो होती है गुणा होता है तो क्या तब क्या होता है, अगर किसी मतलब हम दे रहे हैं यहाँ पे a के पावर 2 इंटू a के पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा a के पावर 4 हो जाएगा। अगर जब यहाँ पे आधार समान हो और गुणा हो तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जब भाग हो तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, जब भाग हो तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3/4 के पावर 2 10 दूना 20 और प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा बताएं। यहाँ पे भाग होता है तो माइनस हो जाता है, सॉरी भाग होता है तो माइनस होता है, 20 माइनस 8, तो 3/4 के पावर कितना हो जाएगा, 20 में से 8 जाएगा कितना होगा, 20 में से 8 जाएगा 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान विकास पत्र में लाई गई राशि दुगुनी होती है। जो किसान विकास पत्र होता है उसमें लाई गई राशि जो होती है दुगुनी हो जाती है। कब दुगुनी हो जाती है, तो ये 10 वर्षों में क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। ये याद करने वाले क्वेश्चन है। ब्याज अर्धवार्षिक हो सकता है तो दर चौथाई, आधी, दोगुनी या समान रहती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आधी हो जाएगी, आधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन किस ब्याज पे 12 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। कोई धन कितने वर्षों में 12 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 8%। जो अगर हम उस पर ब्याज जोड़ेंगे तो 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 4 महीने में 50 का 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने की ब्याज की दर से ब्याज होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे देख रहा है 4 महीने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे समय दिया है जो वो 4 महीना दिया है। आपका जो मूलधन दिया है वो 50 रुपया दिया है। आपका जो ब्याज पूछ रहा है वो 1 पैसे दे रहा है। तो इसका ब्याज आपको बताना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100 से अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर। देखिए इसको मैं एक बार सॉल्व करता हूँ ऊपर से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, मूलधन क्या दिया है 1000, मूलधन आपका क्या दिया है 1000, दर जो दिया है वो 10%, ब्याज जो दिया है, समय जो दिया है वो आपका 2 वर्ष। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जो होता है वो मूलधन गुणे क्या होता है 1 + r/100 के पावर t। तो इसको मूलधन क्या है 1000 है, 1000 गुणे 1 + r आपका 10 है बट्टा 100 के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 10 के में 10 1 11। तो यहाँ पे आज आपका आ जाएगा 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 11/10 गुणे 11/10 क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर 2 है, 2 बार गुणा करना है। तो देखिए ये 2 0 से यह 2 0 कट जाएगा और 11 दहा में 110 गुणे 11, तो ये कितना हो जाएगा 11 11 में 11। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं, 1 मिनट देखिए यहाँ पे ऊपर गुणा करते हैं तो 11 एकम 11 हाथ मिला के 1, 11 एकम 11 1 12, तो ये 1210 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1210 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज इसका क्या होगा, नहीं देखिए यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज में आ रहा है 1210 रुपया। और अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यहाँ पे मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन आपका कितना आ गया है 1210 रुपया, मूलधन कितना है 1000 रुपया। तो ये इसको माइनस करेंगे तो ये 210 रुपया, यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो आ गया वो कितना आ गया 210 रुपया।
जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये आ गया, तो अब हम लोग अब साधारण ब्याज यहाँ पे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज आपका 210 रुपये आ गया, तो अब साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। तो मूलधन क्या है 1000, 1000 गुणे 10, आपका दर जो है वो 10 है, समय आपका 2 है और बट्टे 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे और 1000 गुणे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000। मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर इसका 2000। 1 मिनट में भी देख लूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 धाम में 1000, 100 दूना नहीं, यहाँ पे 200 इसका आंसर आएगा। 100 गुणे 2 तो 200 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, यानी आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 210 आ गया, साधारण ब्याज 200 आ गया, इसका अंतर तो 210 माइनस 200 इक्वल टू 10, इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो मूलधन आपका 100 दिया है गुणे आपका यहाँ पे होता है 1 प्लस आर, आपका दर कितना दिया है 10 बट्टा 100 के पावर 1। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 10 एकम में 10 यहाँ से गुणा होगा और इसको ऐड कर देंगे, 10 एकम में 10 1 11 बट्टा 10। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 100 गुणे 11 बट्टा 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 होगा। आपका आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। चलिए